सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चलेंगे पाकिस्तान, हमारे ब्यूरो चीफ है पाकिस्तान से। नाज़रीन, अहमदिया मसाजिद पे हमलों का सिलसिला जारी है। अभी एक पेपर भी मेरी नज़र से गुजरा है, अभी पूछेंगे क्या सूरत हाल है वहाँ पे और क्या मसला है। आप जी सर, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि एक ये जो खतरे वो टीएलपी वाला है, उनकी एक लायन फोरम बना हुआ है जिसमें उनके जो वकला है, लायन फोरम जो बनाया है उन्होंने पाकिस्तान में, उनकी तरफ से एक एलामिया जारी किया गया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो कादियानियों की इबादतगाह है गड़ी चौमच जिसको दारुल जिक्र कहते हैं, वो एक गैर कानूनी और गैर आईनी जो है तौर पर मुसलमानों की इबादतगाह के तौर पर बनाई गई है, और लोग जो है आम मुसलमान उसको देख कर जो है वो परेशानी का शिकार होते हैं। तो जिले हुकूमत को उन्होंने और मुकामी जो पुलिस वाले हैं उनको जिले इंतजामिया की तरफ से उन्होंने हदायत की थी कि हमारे पास एक दरखास्त आई है जो कि मुकामी शहरी ने दी थी कि यहाँ पर जो लोग रहाइश पजीर है उनको इस इबादतगाह को देखकर ये शुबा होता है कि जैसे कोई मुसलमानों की मस्जिद है। तो इसके लिए उनको कहा गया था कि आप इसको यहाँ पर एक कोई साइन बोर्ड लगाएं या इसके गुंबद और मीनार को गिराया जाए। तो उसके ऊपर उन्होंने जो खतरे नबूवत लायन फोरम है उन्होंने वहां पर एक आधार खुशखबरी लिखकर भिजवाई है, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि क्योंकि कादियानी दायरे इस्लाम से खारिज है और वो अपनी इबादतगाह को मुसलमानों की तर्ज पर ना तो बना सकते हैं ना उसकी शक्ल दे सकते हैं, तो एक इजाजतनामा जो है उन्होंने लिखकर पुलिस को भिजवाया है कि जो मकामी पुलिस है, अदालत ने उन्हें कहा है कि मकामी पुलिस जो है इसको मुनज़्ज़म करवा के तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। तो ये महज अरफान जहांगीर है, एडवोकेट है, ये हाई कोर्ट लाहौर की उनकी तरफ से ये लायन फोरम की तरफ से एक दरखास्त जो है वो दी गई है। सर ये बताइए कि ये मस्जिद कितनी पुरानी है, हमारे देखने वालों को जरा ये पता चले। देखिए, ये जितनी भी इनकी कादियानी जो इबादतगाहें बनी हुई है जो ज्यादातर है वो पाकिस्तान बनने से पहले की है, और कोई भी इनकी जो ऑर्डिनेंस है 84 का उसके बाद जो है वो कोई भी ऐसी इबादतगाह जो हमारे रिकॉर्ड में अभी तक नहीं आ सकी कि जो 84 से पहले 84 के बाद बनी गई हो और उसको मीनार या मस्जिद की तरफ से बनाया गया। तो ये जो पाकिस्तान बनने से पहले की उस टाइम पे बनी हुई उस वक्त तो ये कंसेप्ट ही नहीं था कि जो कादियानी है वो दायरे इस्लाम से खारिज है, वो वाजिबुल कत्ल है। उस वक्त तो सारे मुसलमान एक ही तर्ज पे थे और उनको भी मुसलमान तस्वर किया जाता था। तो ये तो 74 के बाद आके सारे वाकयात हुए हैं, अकलियत करार दिया गया, काफिर करार दिया गया और उसके बाद ये मामला हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ अदालत भी सारे मामला को जानती है कि ये सारे मामला जो है पाकिस्तान बनने से पहले की है, क्योंकि जो लोकल पुलिस है, इंटेलिजेंस अदारे हैं, स्पेशल ब्रांच है, वो खुद रिपोर्ट बना के अदारों को और जजेस को ये फराहम करती है कि ये जो इबादतगाह है ये इतने साल पुरानी है और ये सारी इसकी हिस्ट्री और उसका नक्शा हाथी उनके पास मौजूद होता है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो पुलिस के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आप इसको मुनहदम करें, एसी को दरखास्त दे देते हैं, टाउन म्यूनिसिपल कमेटी को दरखास्त दे देते हैं, कारपोरेशन में मस्जिद तौर पर दरखास्त देते हैं, क्योंकि ये जो इनकी लायन फोरम है उनके वकला को उन्होंने इस काम के लिए रखा हुआ है कि वो फौरी तौर पर जो है जो कादियानी है उनकी तमाम एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखें और कोशिश करें कि जहां पर इनको मौका मिलता है वो फौरी तौर पर दरखास्त दें कि इसको खत्म करवा दें या गिरा दें या इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें। सर ये बताइए कि पहले भी तो लोग उधर रह रहे थे, उनको तो कोई पहले प्रॉब्लम नहीं हुई इतने सालों से, 76 साल से, तो अब क्या इशू बन गया इतना बड़ा कि जज्बात मजरूह हो रहे? जी बिल्कुल, 75 साल से पहले जितने भी लोग हैं वो सारे वहां से रह रहे थे, लेकिन बदकिस्मती के साथ उस वक्त मजहबी जमातों को इतनी जो है वो आज़ादी हासिल नहीं थी जितनी के इस दौर में जो गुज़श्ता 2-4 सालों में जो मिली है। उसके अंदर जो है तरीके लबैक जो सामने आई है उसका सबसे बड़ा किरदार ये था कि वो एक पहले तो वो मजहबी जमात के तौर पे आई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सियासी तौर पर दखल अंदाजी शुरू कर दी, इंतखाबी निशान भी लाट हो गया। तो अब वो उस मजहबी आज़ादी का जो इस्तेमाल है वो इस तरीके से कर रहे हैं कि उनको पता है कि पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी का या मजहबी कार्ड खेलना है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए हम पूरे पाकिस्तान में जो है वो अपने आप को सुरखरू करने के लिए मुसलमानों में अपना इमेज बनाने के लिए जो कादियानी है उनके खिलाफ जो शर्मगेजी करेंगे, इनको
इनको हम काफिर करार देंगे, इनके खिलाफ एजिटेशन करेंगे, इसके इस मामले के अंदर हम मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करेंगे। तो इसके बाद जो हमारा मामला है वो लोग इस बात से बहुत खुश होंगे कि इन लोगों ने कादियानी का जो फितना है उसके खिलाफ आवाज उठाई है, तो लिहाजा हम इनको सियासी तौर पर इस्तेहकाम पार्टी को बख्शेंगे। तो इसी वजह से फिर ये सारे लोग जो पहले थे उस वक्त तो इतनी मुखालफत और इतनी जो लोगों के आपस में एक दूसरे के खिलाफ बुग्ज और नफरत कम पाया जाता था, लेकिन ये 4 सालों से जो मजहबी पार्टी और जो एक दूसरे के खिलाफ मुनाफराना जो है मुनाफरत की बातें की जाती है, एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशी की जाती है, शिया को काफिर कहा जाता है, जिस तरह कादियानी है उनके मुतल्लिक बातें की जाती है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा शिद्दत पाई गई है सोशल मीडिया के अंदर भी और दूसरे मामला के अंदर भी। तो उस वजह से फिर ये जो माहौल है वो ज्यादा परेशानी की तरफ चला गया कि अब हर बंदा जो है इस तरफ कोशिश करता है कि किस तरीका के साथ कादियानी जो है उनको काफिर करार दिया जाए, उनकी मददगाह को नुकसान पहुंचाया जाए, उनको जाती तौर पर नुकसान पहुंचाया जाए। सर ये बताइए आखिर पे कितनी मसाजिद पर अभी तक किस तरह की कार्रवाई हुई है? 3 मसाजिद तो बंद पड़ी हुई है, ये चौथी मस्जिद है? जी बिल्कुल, इससे पहले भी जो है वो लाहौर के अंदर जो है कादियानियों का जो है वो इस्लामिया पार्क वो है वहां पर चबुर्जी के पास ही उसको भी बंद किया गया। सिंहपुरा जीडी रोड के ऊपर है उसको भी इसी तरह बंद किया गया। उसके बाद एक शामनगर का इलाका है वहां पर भी जो इनकी इबादत गाह थी उसको बंद किया गया। तो बहरहाल ये तकरीबन 4 के करीब जो है ये इनकी जो इबादत गाहें हैं वो बंद है, जिनको बिल्कुल सील किया गया। और एक इबादत गाह के मुताल्लिक तो ये भी इंफॉर्मेशन थी कि उसपे जो मुतल्लिका मौलवी है और उन्होंने उसपे कब्जा किया हुआ है बिल्डिंग के ऊपर, और वो वहां पर वो काबज है बकायदा गुलशन रावी का जो इलाका है। तो इनकी तकरीबन टोटल 3 से 4 जो इबादत गाहें हैं वो इस वक्त जो बंद है। सर ये बताइए ये मामलात मुझे तो रुकने वाले नजर नहीं आ रहे, तो इस पर पंजाब गवर्नमेंट क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रही? देखिए पंजाब गवर्नमेंट एक तो इस पे कमेंट्स देना चाहती है और इस पे बात नहीं करना चाहती, और दूसरी बात ये है कि जब उनके साथ ये बात की जाती है तो वो अब चंद रोज कबल भी जो वजीरे आला है मरियम, उन्होंने एक फोरम के अंदर ये बात की थी कि पाकिस्तान में लाहौर में पंजाब में जो है वो अक़लीतों को एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और सारी बातचीत है। जबकि जब उनसे इस मामले में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा सॉरी ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर मैं बात नहीं कर सकती, क्योंकि अक़लियत हम उनको तस्वर करते हैं जिनको कि पाकिस्तान की आइन की रूह से अक़लियत कहा जाए, लेकिन ये जो कोई कादियानी है ये काफिर हैं, वाजिबुल कत्ल है, तो इनको हम मुसलमानों की कैटेगरी में या अक़लियत की कैटेगरी में तस्वर नहीं करते, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो बगैर उसकी मसलहत के बगैर उसकी पॉलिसी के कभी भी कार्रवाई नहीं होती। पुलिस जितनी भी है अगर पुलिस को इंसाफ के साथ और मेरिट के ऊपर कार्रवाई करने का हुक्म दिया जाए तो कभी भी ऐसी वाक़यात पेश ना आए जहाँ पर जाकर ये वाक़यात होते हैं, क्योंकि पुलिस को जब जुलूस की शक्ल में लोग नजर आते हैं कि जुलूस हमारे थाने की तरफ आ रहा है, हमारे खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, तो पुलिस फौरी तौर पर उनकी हर बात मान लेती है। वो ये देखते नहीं है कि क्या अगले बंदे ने कोई ऐसा कसूर किया है या अगले बंदे ने कोई ऐसी बात की है, क्योंकि इसी बात का वो कादियानी जमात के जो अफराद है जिनसे हमारा राब्ता होता है वो यही बताते हैं कि जब हम अपनी दरखास्त लेकर या हम अपने मुतल्लिका इशू के ऊपर जाके SHO से या DSP से बात करते हैं तो वो हमें तसल्ली बख्श जवाब देने की बजाय वो ये कहते हैं जी आपको पता है पाकिस्तान में कानून है, इसलिए जो आप जैसे कह रहे हैं जिस तरह मुलमा कह रहे हैं आप उसके मुताबिक काम करें, आप उस दूसरी तरफ मत आए। बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान के कवानीन जो हैं वो आप सबके इल्म में, और अफसोसनाक वाक़यात आए दिन, और मैं देख रहा था हमारे जो DG ISPR हैं वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान में अक़लियत महफूज नहीं। मेरे यहाँ पाकिस्तान में तो कोई भी महफूज नहीं है, दूसरे लोग भी जो हैं वो भी काफ़ी मुश्किल का शिकार हैं। कल एक वीडियो मैं देख रहा था, शायद वो ऐसे इलाके में थी जहाँ शिया जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा थी और वो नारे लगा रहे थे कि सुन्नी काफिर। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस मुल्क में जिस तरह अभी सर ने बताया हमारे ब्यूरो चीफ ने कि इस्लाम के लिए जो खिदमात हैं वो सबको नज़र आ रही हैं और किस तरह इस्लाम की खिदमत की जा रही है दूसरों को नुकसान पहुँचा के, दूसरों को तकलीफ़ में डाल के ये समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ा एक कारनामा अंजाम दे रहे हैं। नई नस्ल की हालत आप खुद देख लें, नई नस्ल को इस्लामी तालीमात का जहाँ तक इल्म है वो मेरा ख्याल आपको भी बताइए। जो पुराने लोग थे वो तल्लुकात बना के रखते थे, इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे खाते थे, इकट्ठे पीते थे, किसी के दुख सुख में शरीक होते थे। और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में उलमा कल्चर जिसने पाकिस्तान को बर्बाद किया, आपको पता है ये कारोबार भी है, मैं इस पर भी कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ। उसकी वजह से
جو دوسرے فرقوں کے لوگ ہیں وہ متاثر ہو گئے. وہ اتنا بڑا ظلم ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. مسلمان بناتے بناتے پورے ملک کو انہوں نے جہنم بنا دیا. اور آپ نے دیکھا کہ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی مسلمان بنائے ہوں، لیکن کافر بڑی تعداد میں انہوں نے بنائے. کافر بنانے کے لیے جس طرح ابھی بتا رہے تھے کہ احمدیوں کی مساجد متاثر ہو رہی ہیں، نمازی متاثر ہو رہے ہیں. اب نمازی کے لیے تو آپ کو کیا کوئی ویسے بھی راستہ جو کوئی جا رہا ہو تو اس کے آگے کوئی چیز آ جائے تو وہ اگر اٹھا کے پھینک دے، نماز پہ نہ بھی جا رہا ہو، ویسے ہی جا رہا ہو تو اس کا بھی ثواب ہے. مگر یہ نمازیوں کے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہے ہیں. وہ نماز سے تو آپ روک نہیں سکتے، لوگ گھروں میں پڑھ لیں گے پھر کیا کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ ایک سوال ہے. تو آپ لوگوں کو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ یورپ ہے، ہر طرح کی آزادی ہے، یہاں پہ تمام مساجد کی دیکھ بھال بھی لوگ کرتے ہیں. ہر چیز اگر آپ نماز کے لیے وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، اگر آپ کسی اور غلط کام کے لیے پہ ظاہر یہاں کے قوانین حرکت میں آتے. لیکن ایم یو کی مساجد سے کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی ایسے معاملات ہوں جس سے کوئی متاثر ہوتا ہو. تو جن لوگوں کے یہ جذبات مجروح ہوتے ہیں، پاکستان میں جو دوسرے کام ہو رہے ہیں، قبروں سے لاشیں نکال کے زنا ہوتے ہیں، ان کے جذبات مجروح نہیں ہوتے. 3 سال بچیوں کے ساتھ زنا ہوتے ہیں، ان کے جذبات مجروح نہیں ہوتے. ان کے جذبات اس وقت مجروح نہیں ہوتے جب یہ گدھے کا، کتے کا، ڈڈو کا گوشت کھاتے ہیں. ان کے جذبات اس وقت مجروح نہیں ہوتے جب یہ غیر معیاری چیزیں کھاتے ہیں، جب رشوت دیتے ہیں. اور یہاں مجھے ایک آخر پہ بڑا ایسے اعتراض ہے ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ان پہ، جہاں ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں وہاں پہ وہ اٹھا کے لے جاتے لوگوں کو، پھر وہ لوگوں کے ساتھ جو سلوک کرتے اور بعد میں وہ لوگ یا سیاست چھوڑ جاتے یا ملک چھوڑ جاتے. لیکن یہاں کیونکہ ان کو اپنے مفادات نظر نہیں آ رہے کوئی بھی کسی قسم کے، یا اپنی نوکری خطرے میں نہیں لگ رہی، تو کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ ان لوگوں کو سیدھا کیا جائے. نارمل ہمارے یہ جو ایجنسیوں والے ہیں ان کے لیے معمولی کیس ہے یہ، لیکن یہ کرنا ہی نہیں چاہتے. یہ چاہتے ہی نہیں کہ ان لوگوں کو کنٹرول کیا جائے. یہ بھی ایک بہت بڑا آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ناانصافی بھی کہہ سکتے. عدالتوں کی حالت دیکھ لے. آج میں دیکھ رہا جا کہ وہ پتہ نہیں لاہور ہائی کورٹ میں 12 کی بجائے 13 جج لگانے، وہ ناانصافی ہے. پہلے وہاں پہ کون سا انصاف ہو رہا ہے؟ پہلے وہاں پہ کون سا سپریم کورٹ میں انصاف ہو رہا ہے؟ 26ویں ترمیم کے بعد آپ کی عدالتوں کے پاس کیا چیز ہے؟ کیا وہ کر سکتے؟ جب نہیں تھی تو اس وقت یہ کیا کر رہے تھے؟ کیا فرق پڑ گیا؟ ایک مردے کو جہاں مرضی پھینک دو، آپ اس کو باہر پھینک دو، اس کو جلا دو، اس کو قبر میں ڈال دو، اس کو کون سا فرق پڑتا ہے؟ یہی حالت ہماری عدالتوں کی ہے. 13 جج لگا دو، 20 لگا دو، 30 لگا دو، جتنے مرضی لگا دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ تو آپ کو عدل ملنا ہے، نہ انصاف ملنا ہے، نہ عزت ملنی ہے. ذلت اور رسوائی جب مقدروں میں لکھی جائے تو پھر آپ کیا کر سکتے؟ ناظرین، جب تک پاکستانی ایک قوم نہیں بنیں گے اور جب تک پاکستانی جو ہے وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے، اپنے جذبات جو ان کے مجروح ان چیزوں سے، جن چیزوں سے میں نے کہا نہیں ہو رہے، تو پھر جا کے جذبات چیک کرائیں، اپنے ضمیر چیک کرائیں. دوسری طرف احمدیوں کی جو کتابیں ہیں ان پہ پابندی لگائی ہوئی بھی، چلو اگر وہ آپ کہتے ہیں جی غلط ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ بات چیت کریں، ان کے اوپر سے پابندی اٹھائیں. اس طرح کے قوانین جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے احمدی صرف متاثر نہیں، دوسرے لوگ بھی کو 800-900 جیلوں میں پڑے ہوئے. تو کب اس قوم کو ہوش آئے گی؟ کب یہ ہوش کے ناخن لے؟ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.